अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग चल रहे थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था, कहा इक्विलिब्रियम कब होगा, कह रहा वो प्रेशर हो, वॉल्यूम हो या कंसंट्रेशन हो, टाइम के साथ क्या हो जाए कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये बताया, इसके बाद ये बताया इसकी कंडीशन क्या होगी, कहा रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था, फिर हम लोगों ने दिखाया था कि एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, एक हमारे पास होता था एक्टिविटी कोएफिशिएंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन। तो क्या कहा था, कहा एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या हुआ करता था, एक्टिविटी कोएफिशिएंट कह रहा था कि ये जो टोटल कोलिजन हुआ करते, जो टोटल कोलिजन होते थे, इनमें से हमें देखना होता था इफेक्टिव कोलिजन कौन सा। कह रहा था इफेक्टिव कोलिजन किसको माना करते थे, इफेक्टिव कोलिजन उनको माना करते थे जिनकी मिनिमम एनर्जी अचीव कर। कह रहा मिनिमम एनर्जी क्या माना जाता था, कहा एक थ्रेशोल्ड एनर्जी या एनर्जी बैरियर होता है, इतनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे तुम्हें 11th से 12th में क्रॉस करने के लिए हमें 35% मार्क्स चाहिए, तो जो 35% से ज्यादा गया या इक्वल हो गया तो वो क्रॉस हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कहा बाकी नहीं हो पाता है, तो जो कम होगा तो कहा उसको हम लोग बोला करते थे वो इनइफेक्टिव कोलिजन है। तो हमने आइडियल कंडीशन में क्या मान लिया है कि हमारे पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1, और जब 1 है तो यानी ये वैल्यू 1 कब होगी, जितने टोटल कोलिजन है वही इफेक्टिव कोलिजन, यानी ये मान लेते थे जितने कोलिजन हो रहे हैं सभी इफेक्टिव, तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 हो जाती है। तो कह रहा था यहाँ से हमारे पास क्या बन जाता था, ये जो बन जाता था वो एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन। तो यही हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अब कहा हमने डिफाइन करना है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होती है, क्यों, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, 9 लोग गए हैं क्लास में, 9 लोग और कितने हैं टोटल, देखो तुमने ये भी नहीं बताया कि कितने लोग हो तुमको, क्यों 31 21। देखो अच्छा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता था, लॉ ऑफ मास एक्शन कहते थे, कहा अगर हमारे पास कोई रिएक्शन होता है, कोई रिएक्शन कैसे हो, जैसे मान लो A + B चेंजेस टू C + D, ऐसे दिया हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। तो इसको बोला करते थे रेट फॉरवर्ड, इसको बोला करते थे रेट बैकवर्ड, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हुआ करता था, कह रहा था कि जो रेट फॉरवर्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मल्टीपल ऑफ एक्टिव मास, किससे, जिससे हो क्या आ रहा है, किससे हो क्या आ रहा है, ये किससे आ रहा है, रिएक्टेंट साइड से हो क्या आ रहा है। यानी कि क्या होता है, ये एक्टिव मास का मल्टीपल होता है। एक्टिव मास कौन कौन से हैं, ए और बी, उनके मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन सा, रेट फॉरवर्ड। और कह रहा है रेट बैकवर्ड क्या होता है, तो कह रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो एक्टिव मास के प्रोडक्ट के होता है। तो कहा यहाँ से हमारे पास क्या बना, और ये देखो कंसर्ट एक्टिव मास को हम लोगों ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, मोलर कंसंट्रेशन। क्या बन गया, ये बन गया, ये क्या बना, Rb और ये C × B, ये सब हो गया था ना कल। और फिर कहा कि हमारे पास कंडीशन क्या होती थी, ये वाली कंडीशन, कह रहा था इस कंडीशन में रख के देखो, तो क्या हुआ, रेट फॉरवर्ड है और ये रेट बैकवर्ड है, अगर इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं तो इन दोनों को इक्वल कर दिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या बना कि KF = KF/KB, ये क्या हो जाएगा C/D, और कह रहा था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, इसके लिए
फॉरवर्ड या बैक। कह रहा था रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब बढ़ाओ बढ़ेगा घटाओ घटेगा कांस्टेंट आपको भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कहा यहाँ पर केसी क्या होता था, केसी टेम्परेचर पर केवल ही डिपेंड करेगा, ये इंडिपेंडेंट होगा किससे, इसको अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। ऐसा किस लिए हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि ये इन दो का रेशियो, अब ये रेशियो किस हिसाब से बढ़ रहे हैं ये उस पर डिपेंड कर रहा है। जबकि ये क्या है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट एफ और के, इसको भी नोट करके लिखा दिया था। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो हमारे पास रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट भी इंक्रीज करता है, ठीक। और कहा था ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, अब देखो इसी में अगर हम ये कर दें, इनमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लें, ए रख दिए तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो 2a होता है तो ए दो बार आया कि नहीं, तो a की पावर 2 बन जाता। मान लो a टाइम्स आया है तो इसका मतलब a टाइम्स है तो इसका a की पावर a हो जाएगा ना, कंसंट्रेशन की टर्म में लोगे। तो अगर a और b और ये c और ये d अगर इनको स्टोइकियोमेट्रिक बना दें तो यहीं पर जो तुम्हारे पास ये इक्वेशन ऐसे बने थे तो ये तुम्हारे ऐसे बन जाते हैं, बोलो समझा रहे हो, तो ये वाला ऐसा बन जाता हो जाता, तो ये यहां से हमारे पास ये बन गया। कह रहा है अच्छा चलो ये बात हो गई। अब जब ये बात हो गई तो यहाँ पे एक बात और कहा, तो बोलते तो ये देखो क्या कहा, अब ये तो बात थी किसके लिए, केसी के लिए। अब एक आता है केपी, नोट करके एक बात लिख सकते हो क्या कि केसी क्या होगा, लिख जाएगा, केसी नोट करके लिखोगे कि केसी क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और इम्प्योरिटी। लेकिन डिपेंड करेगा किस पर, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ये क्या है जो नोट करके ऐसे पॉइंट्स लिखाते हैं वो सब क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट्स बताते हैं। क्या वो वॉल्यूम और इम्प्योरिटी, इतना सुंदर सुंदर तो लिखा है, देखा सुंदर तरीके से। स्टोइकियोमेट्रिक मतलब, स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब जब हम कोई रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं वो जो बगल में नंबर आते हैं उन्हीं नंबर को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ क्या बोलो, इम्प्योरिटी के आगे ये डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। यार अच्छे से लिखते हैं, क्यों लिखते हैं ना अच्छे से, फिर भी नहीं लगे इसको तो कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो हो गया, देखिए आगे बढ़ा जाए। अब देखो यही यहाँ ए बी और ये सब तो पता ही है, सी डी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, ए बी सी डी ये क्या है लिखना जरूरत है, लिखा है ना। केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
kf kb क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट है। c d a b ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। a b c d क्या है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, तो के स्टूडेंट को अब इतनी बात समझ जाता है कि हाँ समझ। ठीक, अब अगली बात आते हैं। अब अगला कहा कि अगर हमारे यही लोग क्या होते, प्रेशर के टर्म में होते, मतलब गैस में होते, तो यहाँ से एक और टर्म आ जाता है। जैसे मान लो ए ये गैस में है और ये बी ये गैस, और ऐसा दिया ये सी वाला भी गैस है और ये डी वाला भी गैस। तो कह रहा है अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बताओगे, तो देखो कैसे बताएंगे। तो कह रहा है चूंकि ये सब लोग गैस में और एक ऐसा सिस्टम है होमोजेनियस। होमोजेनियस कब बोला करते हैं, जब सब लोग एक जैसे होते हैं। हेट्रोजेनियस क्या होता है, जब उसमें कई मिक्सिंग होते हैं, व्यूज पर आते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ इक्विलिब्रियम होगा, तो अब जब गैस में होंगे तो गैस होगा तो कंसंट्रेशन के टर्म्स तो आएगा नहीं, पार्शियल प्रेशर का एक होता है। कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये है क्या, पहले बताओ ये कौन है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कहते किसे, प्रेशर किसे कहते हैं। प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है और पार्शियल प्रेशर होता है। तो क्या है ये, प्रेशर तो हो गया, चलो यूनिट वॉल्यूम यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसको प्रेशर बोलते हैं। अब कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कोई फ्लूइड के सरफेस पर एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर लगाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो कह रहा अच्छा वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं, तो क्या कहा कोई कंटेनर में अगर तुम भर देते हो कोई फ्लूइड को और इसको अगर हम क्लोज्ड कर दें, बंद कर देते हैं और इसको हीट करते हैं तो वेपर्स बनना शुरू होते हैं। और जो वेपर्स बनना शुरू होते हैं तो जब ये इक्विलिब्रियम पर आ जाता है, वेपर और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो अब वेपर इस फ्लूइड के सरफेस पर जितना प्रेशर करता है उसी को वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये आगे चल के एक सॉल्यूशन नाम का चैप्टर होगा वहां पर फिर से मिलेगा। और कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कह रहा यही अगर ओपन वेसल हो तो एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर देता है उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, ये प्रेशर जितना लगाता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर कहा अच्छा ये बताओ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कह रहा है पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़े होंगे, इसमें अभी अभी जो स्टेट्स ऑफ मैटर मिला होगा क्या होता है बताओ। क्या कहा, देखो उसके नाम का ओरिजिन कहाँ से, जैसे देखो होता नहीं है कि कभी कभी क्या होते हैं कि टीचर्स जल्दी में जैसे बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं कुछ, है ना, तो दोनों आते हैं तो क्या करते हैं गर्ल्स को बता देते हैं, बॉयज को कहते हैं मानना क्वेश्चन ना इनको बता देते हैं। तो बॉयज क्या कहते हैं पार्शियलिटी हो रही है हमारे साथ, वही वैसी टर्म यहाँ यूज कर दिया। यहाँ क्या किया है कि कहा क्या, कह रहे पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं, कह रहा है कि मान लो एबीसी 3 लोग हैं और 2 लोगों को हटा दिया अकेले, अब ये जितना प्रेशर इस कंटेनर में एक्सर्ट करेगा तो उसी को हम लोग बोला करते हैं दिस वन इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। कह रहा है इसी में अकेले बी को भर दो तो ये क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इसी में अकेले सी को भर दो दिस वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो डाल्टन ने क्या कहा, कह रहा है इन सब के पार्शियल प्रेशर के सम को क्या कह देते हैं, यही टोटल प्रेशर। तो यही कहा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। ठीक समझ गए बात को। तो कह रहा है पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो कह रहा है जब सब गैस के टर्म में होंगे तो गैस के टर्म में होंगे और चूंकि क्लोज कंटेनर होगा तभी रिवर्सिबल हो रहा होगा, जब रिवर्सिबल हो रहा होगा तो हर एक का अपना प्रेशर लग रहा होगा, जब हर का प्रेशर लग रहा होगा तो इंडिविजुअल प्रेशर को अब हम कैसे बोले, तो वहां बोला जाता है पार्शियल प्रेशर, किसका, ए का बी का सी का, ऐसे बोला जाएगा। बात इतनी क्लियर हो गई। अब बात आई, अब जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करा करते हैं। कह रहा है यहाँ पर जब हम दिखाएंगे तो ये पार्शियल प्रेशर को हम ऐसे दिखाते हैं,
तो ये यहाँ पर भी वैसे कैसे, यहाँ पर कैसे देखो कर रहा था, केसी कैसे बता रहा था, तो प्रोडक्ट वाला पहले लिया जाता था, हाँ, और रिएक्टेंट को नीचे लिया जाता था। तो कह रहा है यहाँ भी वैसे ही करो, प्रोडक्ट वाले को देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो इसको क्या बोला करते हैं, ये सब पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तो यहाँ पर एक रिप्रेजेंट कर देते हैं केपी से, ताकि हमें ये पता चल जाए P मतलब प्रेशर वाला है और C मतलब कंसंट्रेशन वाला है। तो यहाँ से एक Kc आ जाता है, एक Kp आ जाता है दोनों चीजें वही, बस इनको पहचानने के लिए अलग अलग है। अभी ये बहुत ढेर सारे K मिलेंगे, कभी Ka बन जाएगा, कभी Kb बन जाएगा, कभी Ksp बन जाएगा, कभी Kw बन जाएगा, कभी KH बन जाएगा, कभी इंडिकेटर बन जाएगा। तो बहुत तरीके के नाम से, लेकिन रहेगी सबकी प्रॉपर्टी वही है, वही है ना। जैसे फिल्मों में हीरो वही होता है, किसी फिल्म में वो कुछ और बना होता है, पुलिस इंस्पेक्टर बनाए, किसी चोर बनाए, डॉन बनाए, है वो आदमी, है ना। जैसे सबका मालिक एक है, रहता एक ही है, और अब उसको तरह तरह से लोग मानते हैं, कुछ है, समझ गए। तो वैसे ही यहाँ पर था, तो देखो रहेगा वही, हर जगह के रहेगा, बस इसके नाम बदलते रहे। क्लियर है। अब देखो कहा, अच्छा चलो ये भी बात होगी। अब कह रहा है तो अच्छा, अब अगला आर्टिकल आता है कि केपी और केसी के बीच रिलेशन क्या होगा। अब इसको डिफाइन कैसे करें, कह रहा है अब हमें ये क्या करना है, अगला है ये सब लिखा हुआ था ना। अब तुम्हें अगला करना है, क्या है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो हम लोगों ने देखो स्टेट्स ऑफ मैटर में तुमने पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता था। तो अब ये कहा अगर हम पी को रोक देते हैं तो ये क्या बन जाता है, देखो एन बाई वी आर टी, और एन बाई वी आर टी का मतलब क्या है, एन क्या है, मोल्स है, और वी क्या है, वॉल्यूम है, यानी एक लीटर में कितने मोल, तो यही तो कंसंट्रेशन बन गया। और जब ये कंसंट्रेशन बन गया तो पार्शियल प्रेशर को दिखाना है तो हम ऐसे दिखा देते हैं। तो अगर कहें ए के लिए क्या होगा, तो कैसे कह देंगे, ए की कंसंट्रेशन और आर टी, तो बी लेते हो, इसका मतलब क्या होगा, बी की कंसंट्रेशन और आर टी, इसका मतलब है ये सी कंसंट्रेशन और आर टी, इसका मतलब बी कंसंट्रेशन। ये क्या है, ये सब पार्शियल प्रेशर, इसके ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, क्या है, these are called partial pressure of A। इसको क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। इसको क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ C। इसको क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ E। तो कह रहा है इस इक्वेशन के लिए Kp तो ये हो गया, और Kc कैसे बनाया था, कह रहा था C कंसंट्रेशन पावर ऑफ C, B कंसंट्रेशन पावर ऑफ C। तो कह रहा था ये बनता था। अब कह रहा है इन्हीं दोनों के बीच रिलेशन निकालना है, और जब इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है तो देखो कैसे करें। कह रहा देखो Kp की वैल्यू कितनी है, कह रहा Kp इज इक्वल टू Pc ये है। अब देखो Pc की वैल्यू कितनी, Pc की जगह हम देखो, Pc की जगह ये वैल्यू रख दें, पावर में क्या होगा C ना, Pd की जगह ये वैल्यू रख दें, उसकी पावर है D, ठीक है। मतलब क्या है, देखो ऐसा Pc कितना था, C R,
पावर में कितना, ये देखो क्या, डी आर टी पावर क्या था, ए आर टी पावर, दिस वन बी आर टी पावर। इसको देखो ऐसे ऐसे करते क्या है, सी पावर ऑफ सी, ठीक है, डी पावर ऑफ डी, और ये क्या हो गया देखो, आर टी की पावर में कितना हो गया, सी प्लस डी। यहाँ देखो ए पावर ऑफ ए, ये क्या हो गया, बी पावर ऑफ बी, ये क्या हो गया, आर टी पावर ऑफ ए। अब क्या करें, अब कह रहे हैं इसको देखो, ये इतनी चीज हमारे पास क्या है, ये देखो ये क्या है, ये केसी की तो वैल्यू है, और आर टी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐसा बना सकते हैं, केसी और आर टी की पावर में क्या हो गया, सी प्लस डी माइनस ऑफ ए प्लस डी, यही तो हुआ। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है, डिवीजन में क्या है, वही इसको उठा के वहां ले रहे हैं, ए माइनस बी हो गया है। तो कह रहा है यहीं से हमारे पास रिलेशन क्या बन गया, क्या बन गया, कह रहा है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर ऑफ डेल्टा है, डेल्टा एन कैसे बोला जाता है, डेल्टा एन जी, यानी गैस वाला, जहां पर क्या क्या है, केसी क्या है, केपी क्या है, और केसी क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, केपी क्या है, इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ प्रेशर, और ये क्या है, ये कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन ऑफ ई है, ये क्या है, बी, क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, तो कह रहे हैं डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन जी क्या है, ये देखो डेल्टा एन जी क्या है, किसका सम है, पहले देखो सम किसका है, तो किसका सम है, सी प्लस डी, सी और डी कहाँ है, सी और डी कहाँ है, प्रोडक्ट के मोल्स का सम, वो भी कौन से, गैस वाले का, तो क्या कहेंगे, गैसियस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी, एन एन मतलब मोल्स, जी मतलब गैसियस वाले से काउंट करें, तो गैस में उन्हीं को काउंटिंग में दिखाते हैं।
ये उधर पीछे अच्छा कूलिंग कर रहा होगा ना, आगे नहीं कर पाता। और उधर बैठा हुआ व्हाइट बोर्ड इधर लगा दिया जाएगा, क्यों लिख रहे हो ना सब लोग, उतने अच्छे से बैठ रहे थे। इतना सिस्टम अजीब है ना, देखो इधर बढ़ाता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा, खड़े खड़े बड़बड़ाता रहता है और थक जाने लगते, जो बैठे होते हैं आराम से इधर उधर के लिए हुए, कोई दीवार इसलिए लेता है कि इधर बड़े आराम से बैठे, थोड़ी देर में ठंडी मारते जा रहे हैं, झपकी अपनी भी मारते रहते हैं बीच बीच में, जब देखो तो पता चला आँख बंद है, तो ये पूछ लो, जब तो ये पूछ लो क्या सो रहे हो क्या, कहते हैं नहीं चिंतन मनन कर, नहीं कहीं भाई चिंतन मनन होता है। हो गया, और कुछ पूछ रहा हूँ जो तुम्हें नहीं समझ आप लोग सुंदर तरीके से फिर भी पूछेगा, पूछो पूछो, ये क्या लिखा है, ये क्या है, ये क्या है, ये नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है, तो देखो ये हो गया। अब देखो ये लिख लिया ना, हाँ। अब देखो यहीं से हमारे पास एक क्या कह रहा है भाई, देखो अब इसको तुमसे कैसे देखो पूछा जाए, तो क्या हुआ, कह रहा है कि अगर डेल्टा एम जी लिखे या ना लिखे वो समझ जाया करो, कह रहा है ये अगर पॉजिटिव, तो बताओ केपी बड़ा होगा कि केसी बड़ा, और लोग सोचो आराम से, तो बताओ डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, केपी बड़ा होगा कि केसी बड़ा होगा, आरटी पर है, डेल्टा एन है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कुछ नंबर है, कुछ नंबर है मतलब इसमें कुछ मल्टीपल होगी ये इसके इक्वल, तो इसका मतलब क्या है, कौन बड़ा है, इसका मतलब है कि केपी बड़ा होगा, केपी इज ग्रेटर देन केसी, कह रहा है चलो अच्छा, कह रहा है एग्जाम्पल बताओ कैसे, तो ऐसे तुमसे पूछा करेगा, जिसमें जिसमें डेल्टा एन ज्यादा हो, जिसमें डेल्टा एन ज्यादा हो तो मतलब PCl5 देखो PCl3 और ये प्लस Cl2 में जा रहा है, ये सभी क्या है गैस में, जब सभी गैस में होंगे तो क्या बोला करेंगे, ये गैसियस होमोजेनियस सिस्टम, कैसा है, गैसियस होमोजेनियस सिस्टम, जब होमोजेनियस है तो बताओ डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, देखो प्रोडक्ट की मोल्स देखो कितने कितने, और देखो रिएक्टेंट का मोल्स कितना, कितना हो गया, इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम दिखाते केपी और केसी में तो कैसे लिखते, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी पावर ऑफ 1, ये होता, तुमसे कैसे देगा, क्या कोई इक्वेशन ये है तो बताओ केपी ग्रेटर है कि केसी ग्रेटर है कि दोनों इक्वल हैं, कैन नॉट बी डिफाइंड, ऐसे करके पूछेगा, चार ऑप्शन बता ले जाएंगे, ठीक, या ऐसे पूछेगा बताओ ये कोई रिएक्शन है तो इसका डेल्टा एन क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है या फ्रैक्शनल है, ऐसे पूछेगा, समझ गए, हमने डेल्टा एन कैसे निकाला, डेल्टा एन देखो था कौन, डेल्टा एन क्या है, कह रहा है पहले सम कर दो मोल्स, किन के मोल्स को सम करो, जो प्रोडक्ट वाले गैस वाले, जो प्रोडक्ट साइड के गैस के मोल्स हैं उनका सम करो, तो देखो प्रोडक्ट साइड के गैस वाले मोल्स का सम करो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो इसका 1, इसका भी 1, कितने हो गए 2,
रिएक्टेंट साइड का देखो कितना है 1.1, कितना बचा होगा। ठीक, अब कह रहा है, अब देखो इसमें करेगा, ये भी करेगा, ऐसा भी करेगा। केसी की वैल्यू हम बता देंगे, केसी की वैल्यू 100 है। इसी में देखो क्वेश्चन ऐसा बना कि केसी इज इक्वल टू 100 है, तो जब केसी 100 होगा तो कहेगा केपी बताओ कितना है, तो क्या करेंगे, केपी बताना है, तो हम क्या करेंगे, केपी इज इक्वल टू केसी को 100 रख दिए, आर है और टी है। अब यहाँ पर ये केपी है, अगर मान लो हमने एटीएम से लिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर लिया हुआ है तो हमें यूनिट कौन सी लेनी होगी, आर की वैल्यू कौन सी लेनी होगी, एटीएम में कौन सी है 8.0 8.3 एटीएम में कौन सी है, ये तो यार वो सब 9th 10th वाली बात है, नर्सरी के लिए। नर्सरी केजी में पढ़ाया जाता है, सब पता है। बोलो तो देखो देखो, अच्छा इसको अच्छा लिख लो यार नोट करके। पहले बताओ आर का मतलब क्या होता है, ये है कौन, गैस इक्वेशन कौन इसको बोला करते हैं यूनिवर्सल गैस कौन। ये देखो यूनिवर्सल गैस कौन, ठीक, यूनिवर्सल का मतलब मिस यूनिवर्स होती है कि नहीं, मतलब पूरे यूनिवर्स में वही, तो वैसे ये भी है। तो कह रहे इसको चाहे जहां तुम देखोगे हर जगह ही पूरे यूनिवर्स में वैल्यू यही रहा करेगी, वो चेंज नहीं, तो नहीं बता। तो कह रहा अच्छा कौन कौन सी होगी, तो ये 3 क्या होगा 8.3 पहला देखो इधर 821 इसमें एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, एक ये यूनिट है। ये कैसा है, ये नॉन एसआई यूनिट, और एक क्या होता है 8.314, ये क्या होता है, ये किसमें होता है जूल, जूल पर मोल केल्विन, और ये तीसरी क्या होती है 1.99, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो ये देखो किसमें यूनिट है, ये वो तो क्या है, ये एसआई यूनिट। तो अब एटीएम में ले रहे हो, अगर प्रेशर तुम्हें एटीएम में दिया हो, प्रेशर अगर एटीएम में लाना हो तो हम कौन सा आर लेंगे, कौन सा आर लेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, कौन सा लेंगे यार, एटीएम है तो ए वाला ले लेंगे। लेकिन अगर कहीं एसआई यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में दिया हो, पास्कल में दिया है तो कौन सा लेंगे, बी लेंगे, वो क्या है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि जहाँ कोई भी फार्मूला अप्लाई करोगे तो सब लोग एक जैसा लिखेंगे, एक जैसा मतलब एमकेएस यूनिट को फॉलो करेंगे, उसी को एसआई बना दिया। ये कहाँ पढ़ाया जाता है, ये 9th 10th में बात बताई, 9th 10th क्या 6th 7th नर्सरी में बताते हैं कि लोअर केजी, ये वैसे लोअर केजी में देखोगे 1 2 3 एनसीईआरटी क्लास 1 क्लास 2 में, तो वहां एसआई सिस्टम होता है, क्योंकि वहां फार्मूले लगाता है ना, फार्मूले लगाता है F = ma या ये सब बताता है ना, तो ये तो 9th में आता है ना ये तुम्हारे स्टेट वाले में आता है ना, नहीं एनसीईआरटी उठा के देखो जरा, अच्छा ये 5th से तो पक्का है, 3rd 4th से आजकल सब पढ़ाने लगे, 3rd 4th में साइंस आ गई है। देखना चाहिए कोई तो होगा ही ना, अगल बगल पड़ोसी कोई हो,
लोअर केजी या अपर केजी में हो तो उसकी तुम जरा टेक्स्ट बुक देख लेना और देखना जरा क्या क्या है उसमें। सर हमने भी तो वही किया है। वो कब करे वो अब जरा देखना, आवाज वाले बच्चे भी कर रहे हैं उनको जरा देखना। सर पर एनसीईआरटी तो 6th स्टैंडर्ड से होती है। मींस इंग्लिश मीडियम वाला जो बच्चा हो उसकी टेक्स्ट बुक को सर हम भी वही स्टेट वाला नहीं। तो अच्छा एनसीईआरटी तुम 6 वाली उठा के देखना और उसमें देखना क्या क्या है। तुम जरा कभी भी जब बैठे हो तो 6 का कोई होगा ही घर में, 6 का 7 का 8 का 9 का इतने में तो कोई होगा। तो जरा उसकी वो साइंस पलट के देखना तुम और जरा देखना दिया क्या क्या है और फिर जरा उसमें महसूस करना कि तुमने ये कब से पढ़ना शुरू किया है और उसने दिया कब से। तो कभी भी 6, 7, 8 वाली बुक मिल जाए एनसीईआरटी तो उनको बस ऐसे ही देखा करो, तो उनसे उठा के क्वेश्चन दिए जाते है ना, ऊपर से नहीं लेता, नीचे से ही लेना शुरू कर देता है। क्यों? इस पर दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे। कहा कह रहा है कि कहा कि किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, किस वाटर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। मिनरल वाटर की होगी, है ना, कि सी वाटर की होगी, कि रिवर की होगी, कि रेन वाटर, प्योर वाटर, या प्योर वाटर ऐसा ना। क्यों? उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा होती है। हाँ उसमें सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है। हाँ अभी इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, अभी देखेंगे कब, जब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को देखेंगे तो क्या होगा, उसमें देखेंगे कि जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम वाला सब एल्कली मेटल्स होता है। ये क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और जब डिसॉल्व हो जाता है तो जैसे पानी में मिल गया तो पानी तुमने गिरा दिया तो वो पानी बहते बहते नदी नाले में होता, समुद्र में पहुंच गया ना, सब मिल के चला। लेकिन अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट चाक है जो इनसॉल्युबल होता है, कौन से ग्रुप इनसॉल्युबल होते हैं, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले होते हैं, जो सेकेंड पीरियड के होते हैं, सेकेंड ग्रुप के होते हैं। कौन कौन से, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम। इनके सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। जब इनसॉल्युबल होते हैं तो क्या होता है, देखो इनसॉल्युबल है, चाक पानी मिला है तो नहीं मिला और उसको गिरा दिए, जब गिरा दिए तो क्या हो गया, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, तो वो वहीं रह जाता है क्योंकि घुला ही नहीं है तो अर्थ में ही मिला हुआ है। अब पानी निकल गया और वो वही रखा हुआ है, इसीलिए हम लोग नाम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। समझ में? वो कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। कैसा नेचर होता है, एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन का मतलब बेसिक होता है, बेसिक का मतलब जो बेस वाटर में डिसॉल्व होता है उसको एल्कलाइन बोलते हैं। तो कह रहा है ये क्या है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग एल्कलाइन अर्थ। इसी को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में भी पढ़ते हैं। हार्डनेस किसकी वजह से आई थी, कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो देखो वो भी सेकंड ग्रुप के थे। और कह रहा था टेम्परेरी हार्डनेस होती थी, वो किसकी वजह से, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्परेरी रहता था। क्यों, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को हीट करते थे तो CO2 निकल जाता था और आराम से हमारी हार्डनेस। कहा परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से, क्लोराइड एंड सल्फेट की वजह से। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट्स होंगे वो परमानेंट हार्डनेस, मतलब कह रहा है वो हीट